हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हमारी पूरी ओनली आईएएस टीम की तरफ से विश करना चाहता हूँ अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी जानते हो कि इस पर्टिकुलर डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक स्पीच दी जाती है। अब बीइंग इंडियंस ये कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि देखो, इससे हमें हमारी कंट्री का एक तरह से विज़न जानने को मिलता है कि आने वाले सालों में हम किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हमें ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये किस तरह का विजन था, किस तरह से क्या आने वाले टाइम में हम इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ कंटेंट को आप अपने मेंस में लिख सकते हो, या फिर इंटरव्यू में भी आपके इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही कुछ इस तरह के की पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे जो आज की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोले गए हैं, एंड किस तरह से आप उनसे अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग अवर कोर्सेज। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को पढ़ रखा होता है पर समझ नहीं आता कि क्या मैं चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे रोल आता है रिगार्डिंग मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम MIP प्रोग्राम का। इसके अंदर क्या है कि आपका जो प्रीलिम्स हो गया चाहे मेंस हो गया, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ना आपकी एवेल्यूएशन करी जाती है। किस तरह से? प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ MCQs बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, एंड मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, जिसके अंदर जो भी टेस्ट होंगे वो प्रॉपर्ली एवेल्युएट किए जाएंगे। वहाँ से आपको चीज़ों को अपनी गलतियों का पता लगेगा, एंड उसके बेसिस पे आप उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू भी आप अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप dbb.onlyis.com पे जाकर इसको एनरोल भी कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनको कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट चाहिए होता है, जहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके पूरा एडवांस कोर्सेज तक जहाँ पे डिस्कशन हो, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। तो इस प्रारंभ कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें, चाहे वो टेस्ट हों, वीडियोस हों, ठीक है ना, या फिर इवन ना अगर आप ऑफलाइन माध्यम में आते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉपर डिस्कशंस के थ्रू आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। तो सारा कंटेंट भी बिल्ड हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओ, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे और कवर किए जाते हैं, चाहे वो आपके 21 GS बुक्स हो। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए video.onlyis.in पर जा सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। तो देखो, अगर थोड़ी बात करें तो सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन। आप सभी जानते हो कि इंडिपेंडेंस में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया। अब आज की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर जी ने महात्मा गांधी जी का रोल को बताया कि किस तरह से उनका रोल सबसे वन ऑफ द प्राइम रोल्स था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, राइट, बाबा साहेब अम्बेडकर जी हो गए, ठीक है। एंड नॉट सिर्फ इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस के बाद भी एक मेजर रोल प्ले किया, जैसे अम्बेडकर जी का, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। उसके साथ ही साथ आप जानते हो इससे पहले भी भगत सिंह, राइट, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर, तो इस तरह के ढेरों नाम जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा मेंशन किए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और इन सभी का जो रोल है वो एज इंडियंस भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। आज का जो भी हम इंडिया देख रहे हैं ना, उसके पीछे का फ्रीडम फाइटर्स ने क्या सोचा था, किस तरह से उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करी और हमारे देश के लिए पूरा उन्होंने जो बलिदान किया वो काफ़ी एक तरह से उसको हम कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखो, ये जो सारे थे हमारे सिटीजन्स को आज के दिन इनका रिकॉग्निशन, इनका कंट्रीब्यूशन को डेफिनेटली हमें देखना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और आप एक चीज़ और रियलाइज़ करो, अक्सर फ्रीडम फाइटर्स में हम वुमेन के रोल को थोड़ा कम नहीं कर पाते, ठीक है ना, कम देखते हैं अक्सर, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, ठीक है ना, चेनामा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ढेरों एग्जांपल्स हैं वुमेन की तरफ से जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया। तो डेफिनेटली अगर आपके पास देखो मेंस के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको फ्रीडम फाइटर्स के रोल को हाईलाइट करना होता है, तो आप यहां से कुछ एग्जांपल्स को लिख सकते हो। उसके साथ ही साथ वुमेन के रोल को हाईलाइट कर सकते हो। जैसा आप जानते हो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर
वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग से आपका टॉपिक है, सोसाइटी वाले टॉपिक के अंदर, सेक्शन के अंदर आपको एक फर्दर एक टॉपिक मिलेगा मेंस के सिलेबस में, ये अलग से मेंशन्ड है कि वुमेन और वुमेन के रिगार्डिंग जो लोग थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो वहाँ पर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स कोट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इनका जब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, इन सभी वुमेन स्पेशली का, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत एक ना लगता है कि हाँ जी, हम इंडिया की वुमेन ना इंडिया की स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे। उसके साथ ही ट्राइबल्स का रोल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हाईलाइट किया गया। किस तरह से आप देख लो, भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा, ठीक है ना, मुंडा रेबेलियन हमने देखा, ठीक है, इसका रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, उलगुलान रिवोल्ट के रिगार्डिंग। इसके साथ ही साथ गोविंद गुरु, ठीक है, सिद्धू एंड कानू, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये था। उसके साथ ही साथ अलूरू सीताराम राजू, ठीक है ना। तो इस तरह से ढेरों ट्राइबल्स थे। इस ट्राइबल कम्युनिटी का जो रोल था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, हम इनके नाम को भी नहीं इनको मतलब इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी ने भी, इस ट्राइबल कम्युनिटी ने भी पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि किस तरह से हम मातृभूमि के लिए मर सकते हैं, किस तरह से उसके लिए बलिदान दिया जाता है। वहाँ पर एक शाइनिंग एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राइबल्स का भी। इसके साथ ही साथ आप देखो, ये चलो ट्राइबल्स भी आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर ही इंपॉर्टेंट हो सकता है सोसाइटी के अंदर। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने ढेरों क्वेश्चंस पूछ लिखे हैं मेंस में कि किस तरह से इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। वहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये हर घर तिरंगा जो कैंपेन था। आपने देखो अपने अराउंड भी रियलाइज़ किया होगा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो मेरे घर के ना बिल्कुल सामने एक पार्क है, उस पार्क में ना बहुत सारे इंडिया के झंडे लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से। कहीं ना कहीं जो तिरंगा झंडा जब हम देखते हैं तो एक यूनिटी की भावना नहीं आती। हो सकता है देखो कि हम सभी के हो सकता है पॉलिटिकल व्यूज़ अलग हों, हो सकता है हम डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हो, डिफरेंट रीजन को बिलोंग करते हो, पर जब हम तिरंगा को देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम सबको पता लगता है कि हाँ, हम सब एक हैं, राइट। तो ये जो टुगेदरनेस का स्पिरिट है ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर आता है। और सबसे प्राइम एग्जाम्पल हमने अभी जो हर घर तिरंगा कैंपेन था ना, उसके अंदर ही हमने देखने को मिला है। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे संकल्प दिए हैं, मतलब एक तरह से प्रण बताए हैं कि 2047 जब हमारे 100 वर्ष हो जाएंगे, आप जानते हो कि किस तरह से हम अमृत काल में मूव इन हो रहे हैं, ठीक है। हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर चुके हैं एंड 100 ईयर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक तरह का रोड मैप प्रोवाइड किया है गया, जिसके क्या बोल रहे हैं एक तरह से पंच प्रण, ठीक है ना, 5 प्लेजेस कह लो, 5 संकल्प कह लो, उनकी बात करी गई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया का विजन है 2047 का, 2047 का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 प्रण की क्या बात है, उसके अंदर आता है कि इंडिया को विकसित भारत बनाना है, ठीक है ना। आप जानते हो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, पर इसको हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। जब हम 100 साल कंप्लीट कर रहे होंगे इंडिपेंडेंस के, एक डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इंडिया के अंदर देखो आज भी ऐसा देखा गया है कि कुछ हद तक हमें गुलामी की भावना है। इस जो भी गुलामी की भावना अभी भी रहती है, इसको बिल्कुल हटाना है, ये दूसरा प्रण है। तीसरा हमारा देखो, आप सभी जानते हो कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो रूट्स है, ठीक है ना, वो बहुत ही, इसके अंदर हमें प्राइड लेने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ सबके बीच में यूनिटी की बात, ठीक है, अभी मैं बता रहा था ना आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, तो वो हमारा चौथा प्रण होना चाहिए कि सब में मिलजुल की भावना होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे सभी सिटीजन्स के अंदर ड्यूटी की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ ड्यूटी की, तो सिर्फ सिटीजन्स नहीं, सिटीजन्स के अंदर ना हमारे ये जो सारे पॉलिटिशियंस हो गए, सारे मिनिस्टर्स हो गए, इवन चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना है, ठीक है ना, तो इन सभी की भी कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए ड्यूटी बनती है। तो सभी की ड्यूटी बनती है कुछ ना कुछ। आप सभी जानते हो पॉलिटी के अंदर हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑल्दो एक तरह से ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट में आता है, बट कहीं ना कहीं आप फिर भी देखो कि सारी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, किस तरह से हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं या अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ना उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ जी हमारे कुछ राइट्स हैं, बिल्कुल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, पर उसके साथ साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उनकी भी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो वो चीज़ें हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, नहीं, ये चीज़ तो चलो सोचो, बट इसके साथ साथ ये भी सोचो कि आपने देश के लिए क्या किया, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इन 5 पंच प्रण को आप देख सकते हो कि अमृतकाल के कौन से 5 प्रण हैं, ठीक है ना, उनको आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में भी इनको लिख सकते हो। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में भी देखो ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। इसके अलावा भी ये सेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आपको कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। एंड इवन फिल्म्स के अंदर भी हमने मल्टीपल क्वेश्चंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखे हैं कि कब इसको किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आप जानते हो 42nd अमेंडमेंट के अंदर इनको लेके आया गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं।
इसके अलावा देखो बात करें और क्या पॉइंट्स प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए, एक था एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है ना। देखो जो नया इंडिया आ रहा है एक तरह से उसकी कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सभी जो एस्पिरेशंस हैं इसको पूरा करे। ये जो नए नए अच्छे बदलाव आ रहे हैं, एक तरह से जो ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटी बन रही है, इसकी तरफ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए पूरे के पूरे लोगों को, और एक कलेक्टिव स्पिरिट की, ठीक है ना, एक इस तरह की भावना होनी चाहिए सभी के अंदर। इसके साथ ही हमारी कंट्री है एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे, ठीक है ना। पहली बात तो आप जानते हो कि इंडिया वर्ल्ड की क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, राइट। इसके साथ ही साथ देखो इंडियन डेमोक्रेसी को ना अब जब ये जो पिछले 75 ईयर्स हुए हैं इसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले। आप याद करो 1947 का टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तब ना एक तरह से इंग्लैंड में या और डिफरेंट कंट्रीज़ में इस तरह की ना शर्तें लगती थी कि भैया इंडिया कितने सालों में टूट जाएगा, ठीक है ना। इवन आप जानते हो विंस्टन चर्चिल के बारे में, तो उस टाइम बोला गया था कि इंडिया तो इतना डाइवर्स है, यहाँ पर तो ये कभी कंट्री रह ही नहीं पाएगा, यहाँ पर तो लोग एक दूसरे को मार देंगे, इस तरह से कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इंडिया ने हमेशा इन चीज़ों को ओवरकम किया है। तो डेफिनेटली इंडिया की जो धरती है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, और यही जो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पॉइंट हो गया, तो ये इंडिया की क्या दिखाती हैं, इंडिया की प्रीशियस एबिलिटी को दिखाती हैं, और दिखाती हैं कि चाहे जितना बड़े मर्जी चैलेंजेस आए हों, चाहे इंडिया का वो 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस हो, ये डिफरेंट वॉर्स के टाइम पे हो, या फिर आप जानते हो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे किस तरह से जब वॉर हुए, हमारे ड्रॉट आया इंडिया में, पर तब भी इंडिया ने अपनी एबिलिटीज़ को स्ट्रांगली उसको यूज़ किया है, एंड कहीं ना कहीं इसको हेल्प किया है कि हम उस ट्रेजेक्ट्री में से, उस खराब ट्रेजेक्ट्री में से बाहर आकर एक डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री की तरफ मूव करें, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में कुछ अलग एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और इसी वजह से इंडिया को क्या बोल सकते हैं हम, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हाईलाइट किया है डिजिटल इंडिया के बारे में, राइट। डिजिटल इंडिया आप जानते हो, ठीक है, आने वाला स्पेशली जो 10 साल है ना, आने वाले जो नेक्स्ट डिकेड है उसको बताया गया है टेकेड के नाम पे, कि टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और जो टेक्नोलॉजी है ना सिर्फ अब बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, सिर्फ दिल्ली मुंबई कोलकाता चल रही इन तक सीमित नहीं है, ये टियर 2 टियर 3 और इसके भी आगे जा रही है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ में, इससे फ़ायदा हो रहा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के अंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब हमारे देश में 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, इसके साथ ही चिप मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो, राइट, ऑप्टिकल फाइबर्स, सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के नए नए प्रोडक्शंस, नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमारी डिजिटल इंडिया आ रहा है, डिजिटल मूवमेंट इंडिया में आ रही है, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है आम लोगों को, लोकल पीपल की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हेल्थ में, हमारे एजुकेशन में, ओवरऑल आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जा पाए। देखो इवन ना हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी बोला था कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तभी है जब वो एक ना आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना पाए। तो यही चीज़ों का फोकस आज के टाइम पे हम कर रहे हैं। इसी वजह से आने वाले जो हमारा डेकेड है ना, जो हमारा डेकेड चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं टेकेड के नाम पे भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाईलाइट करा जा रहा है कि किस तरह से हमारे जो दिक्कतें थी उसको ख़त्म करते हुए हम इस डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक यूनाइटेड इंडिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एक तरह से इंडिया फर्स्ट का जो नारा है वो यहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा देखो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा और क्या चीज़ें बताई गई कि किस तरह से हम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे गांधी जी, इनका जो अंत्योदय का प्रिंसिपल है कि किस तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, लास्ट पर्सन कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने एथिक्स के आंसर में भी लिख सकते हो कि क्या जो आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, क्या जो आपके एक्शंस हैं उससे क्या जो गरीब इंसान है, जो अंत्योदय है, जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग है, क्या उसका भला हो रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। ये आपके एक्शंस को चेक करेगा किस तरह का आपका एक्शंस है। आपने गांधी जी के जो टेलिस्मैन है उसको भी पढ़ा होगा, ठीक है, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एथिक्स के पेपर में आप इन पॉइंट्स को लिखोगे, ठीक है ना। तो यही हमारा कहीं ना कहीं विजन होना चाहिए कि जो हमारा लास्ट पर्सन है उसको कैसे कैपेबल करें, ठीक है ना। हमारे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने इस तरह की कोशिशें करी हुई हैं, बट हमें इस तरफ में और तेज़ी से मूव करने की ज़रूरत है ताकि जो गांधी जी का ये विज़न है ना, हम इसको अच्छे से और भी रियलाइज़ कर पाएँ। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर जी ने बात करी है जय अनुसंधान के बारे में। समझाता हूँ क्या। देखो आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, टाइम याद करो लाल बहादुर शास्त्री जी का, अभी मैं डिस्कस कर भी रहा था। उस टाइम देखो एक तो पहले इंडियन चाइना की वॉर होकर हटी 1962 के बाद, ठीक है। उस टाइम ऑब्वियसली नेहरू जी थे, बट उसके बाद नेहरू जी की डेथ हो जाती है, एंड फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं।
तो उस टाइम पे हमारी थोड़ी ना आर्मी की कंडीशन आई मीन की, क्योंकि एक तो वॉर हम मतलब चाइना के साथ हम उतने अच्छे से compete नहीं कर पाए थे, एंड उसकी वजह से थोड़ा मोरल डाउन था। उसके साथ ही साथ इंडिया में थोड़ा फूड ग्रेन्स की कमी चल रही थी, ठीक है, ड्रॉट्स बैक टू बैक चल रहे थे, ऊपर से पाकिस्तान ने भी कोशिश करी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की। तो तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, राइट। और किस तरह से पूरी कंट्री उनके पीछे खड़ी थी, उनका साथ दे रही थी बहुत अच्छे से, ठीक है ना, और किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को उस टाइम पे सपोर्ट किया था। इसके बाद आपको एक चीज़ देखने को मिली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे उन्होंने नारा क्या दिया था, जय विज्ञान का, राइट। अब ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें डेफिनेटली, किसानों का भी, जवानों का भी, विज्ञान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्राइम मिनिस्टर जी ने एक नई डायमेंशन को ऐड किया है, दैट इज जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है ना, R&D जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह लो, रिसर्च एंड इनोवेशन कह लो, इस डायरेक्शन में हमें मूव करने की ज़रूरत है। देखो इनोवेशन ही है जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे हमें एक वर्ल्ड के मतलब आगे जो ऐसे हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनना है या वर्ल्ड में और हमने अपने आप को और प्रॉस्पर करना है, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। देखो इवन बहुत सारा डेटा भी हमारे पास होता है जो कहता है कि इंडिया 1% से भी कम GDP का अपना R&D पे स्पेंड करता है। तो कहीं ना कहीं इस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया को जो यूथ है उसको अगर अच्छी सपोर्ट मिले, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए उसको प्रॉपर पीछे से सपोर्ट मिले, चाहे वो देखो डिफरेंट मिशन हो सकते हैं, वहाँ पर अगर उनको सपोर्ट मिलती है ना, डेफिनेटली इंडिया इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए अनुसंधान, रिसर्च एंड इनोवेशन में काम करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे स्पेस मिशन हो गया, ठीक है ना, डीप ओशन मिशन हो गया। इस तरह के हम डिफरेंट मिशंस को कैरी आउट कर सकते हैं अगर हमारी रिसर्च एंड इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही वुमेन के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट, देखो प्राइम मिनिस्टर जी का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना जो हमें कोई ऐसे, ऑब्वियसली हर किसी का ये है कि जो अगर कुछ ऐसे इंडिया की सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है ना, डिग्निटी ऑफ वुमेन इस वजह से कम हो रही है, पर कहीं ना कहीं हमें क्या ज़रूरत है, इस तरह के काम ना करें कि जिससे वुमेन की डिग्निटी को हार्म हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ना एक तरह से संकल्प लेने की ज़रूरत है, एक तरह से जैसे प्रण की बात की ना, कि हमें एक तरह से प्लेज लेने की ज़रूरत है, ताकि हमारी चाहे वो हमारी स्पीच हो, चाहे वो हमारा कंडक्ट हो, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो वुमेन को रिस्पेक्टेबल लगे, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके साथ ही वुमेन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी और भी चर्चा हुई है, जैसे नारी शक्ति के रिगार्डिंग, कि वुमेन की नारी शक्ति के रिगार्डिंग चर्चा हुई है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जी ने हाईलाइट किया है कि 75 ईयर्स में ना वुमेन ने इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो पोटेंशियल है इनका कंट्रीब्यूट करने का वो बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि आने वाले 25 सालों में ना हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो इतना अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगी कि जो 75 सालों में अगर कोई कमी रह गई ना उसको भर पाएंगी। देखो आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, वुमेन का जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, आप एक चीज़ देखते हो, एजुकेशन एक मेजर मुद्दा है। कैसे? अब देखो वुमेन की लिटरेसी रेट 65% के आसपास है, ठीक है, मैन की लिटरेसी रेट 82-83% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हमारी वुमेन को शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती पढ़ने की, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप पॉलिटिकल स्फेयर में भी देख सकते हो, ठीक है, हमारी लोकसभा में सिर्फ 14% MPs ही वुमेन है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो इकोनॉमिक एंगल में, ठीक है, यहाँ पर भी अगर एक महिला काम करती है और एक आदमी काम करता है तो सेम काम के लिए इनको लो वेजेस प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि इनके लिए मतलब ना इनको अलग से दी जाती हैं, जिनको हम एक तरह से कह लेते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है। हमें ग्लास सीलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये सारे आपके क्या हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उनमें आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी। उसके साथ ही हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस वजह से जो वुमेन का एक्चुअल में पोटेंशियल है ना उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से जो वुमेन के अंदर कॉन्फिडेंस है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जो है उनको हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको और एम्पावर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप जानते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ये वुमेन का बहुत कम है, लगभग 21% के आसपास है। तो अगर हमारी सोचो, अगर सारी की सारी वुमेन जो कहीं ना मतलब एक तरह से समाज के जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर आएँ, ठीक है, अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए, अगर उनको अच्छे से एम्पावर किया जाए, तो आप सोच सकते हो कि इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यही हमारा एक विज़न होना चाहिए कि नारी शक्ति को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें, किस तरह से जो वुमेन है वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी इंडिया की ग्रोथ का, और अगर हमने उनको अच्छे से एम्पावर किया, अच्छे से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये और भी मेजर कंट्रीब्यूशन
करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी या इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, राइट। इसके साथ ही देखो प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया हुआ है, और मेजर 2 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है जो हमारे इंडिया के यूथ को इनसे लड़ने की ज़रूरत है। ये 2 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? एक हो गया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिक्स तो है ही है बट डायनेस्टी इन जनरल भी बताया है, उसके साथ साथ करप्शन। देखो होता क्या है कि हमारे बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर एक तरह से ये भाई भतीजावाद का कल्चर चलता है, राइट। और इस वजह से हमारे जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। इससे वजह से क्या होता है कि नेशन की कैपेबिलिटीज़ को इम्पैक्ट होता है। देखो अगर आपको पता लगे कि हाँ जी मैं जितनी मर्जी हार्डवर्क कर लूँ, कहीं ना मैं शायद उस लेवल पे नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ मेरी कैपेबिलिटीज़ थी। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक डायनेस्टी चल रही है। तो एक तरह से जो हमारा यूथ होता है, जो टैलेंटेड यूथ होता है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, वो डीमोटिवेटेड होता है। तो इस वजह से क्या है कि जो डायनेस्टिक जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं उनको हमें हटाने की ज़रूरत है, ताकि हम इंश्योर करे जा पाए कि टैलेंटेड लोग आगे आ पाएँ, मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा पाए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। इस वजह से देखो डायनेस्टी की वजह से काफ़ी हद तक करप्शन भी आता है, और करप्शन को सिटीजन्स मिलकर अगर करें ना कहीं एक तरह का हमारा एटीट्यूडनल चेंज आए, ठीक है। तो ये सारे देखो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के अंदर। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के अंदर आप जानते हो करप्शन आपका एक अलग से टॉपिक है, एटीट्यूडनल चेंज कैसे लेके आ सकते हैं ये एक टॉपिक हो सकता है। इवन आई थिंक ना एक बार क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा गया था कि पॉलिटिक्स के अंदर लोग अक्सर ना जाने से डरते हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके पॉइंट्स इवन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स आजकल कम ज्वाइन कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो आपके पास रीज़न भी होना चाहिए किस तरह से आप ये जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के जो आपकी टर्म्स हैं इनको यूज़ कर सकते हो, ताकि एक तरह का एटीट्यूडनल चेंज आए लोगों के अंदर, ठीक है ना। ये जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, डायनेस्टी के रिगार्डिंग जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, इसको कैसे हटाया जा पाए। ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस इंडिया के सामने आ रहे हैं, इन्होंने इंडिया को कितना 75 ईयर्स के अंदर आप देखो कि इंडिया को करप्शन की वजह से कितना नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। आप देखो जाके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट, ठीक है ना, काफ़ी नेगेटिवली इंडिया को ये पोर्ट्रे कर रही है, ठीक है ना। जो क्योंकि इंडिया में एक्चुअल में करप्शन आज भी कहीं ना कहीं हमें टैकल करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ ही आप देख रहे हो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमें बढ़ाना है तो करप्शन जैसे जो नेगेटिव इंपैक्ट चीज़ें हैं इनको हटाने की ज़रूरत है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारा यूथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, हमारे सिटीजन्स, हमारे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, राइट। एंड इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जी ने बात करी है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आप जानते हो कि सेल्फ रिलायंस, ठीक है, हमारा गोल था, ठीक है। कोविड के टाइम पे हमने आत्मनिर्भर भारत के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। इसके साथ ही साथ देखो आत्मनिर्भरता आप मल्टीपल डायमेंशंस में सोच सकते हो। एक डायमेंशन जो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हाईलाइट करी गई है वो थी रिगार्डिंग डिफेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, कि किस तरह से देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो रेड फोर्ट से ना हर साल आप जानते हो जब रेड फोर्ट से सेरिमोनियल गन सल्यूट होता है, ठीक है, जो गन्स के द्वारा सल्यूट किया जाता है। आप जानते हो कि आज से मतलब जब से हम इंडिपेंडेंस हुए हैं तब से लेकर अभी तक ये जो गन्स इसमें यूज़ करी जाती थी, ठीक है ना, ये कहाँ से बन के आती थी, ये उनमें से ज़्यादातर गन्स इंडिया के बाहर की बन के आती थी। बट आज क्या हुआ है, जो सेरिमोनियल गन सल्यूट हुआ है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जितनी भी गन्स को यूज़ किया गया है वो सारी की सारी गन्स कहाँ हैं, वो मेड इन इंडिया हैं। तो यही तो होता है सेल्फ रिलायंस का मतलब, आत्मनिर्भरता का मतलब। देखो कहीं ना कहीं होता क्या है कि अगर हमें ऐसा लगे कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हम बाहर से बना के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ना हमें एक लगता है कि क्या हम एक्चुअल में डिफेंस में हम इतने कैपेबल भी नहीं हैं, हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ पे हमें शक होने लग जाता है। पर जब हम मेड इन इंडिया गन्स को यूज़ कर सकते हैं या मेड इन इंडिया और जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग से एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। तो हमारी जो प्रोडक्शन PLI स्कीम्स है, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम जो है हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, वो यहाँ पे अच्छा काम कर रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत ना एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये लोगों का भी काम है, मेरे और आपके जैसे सिटीजन्स का भी काम है इस चीज़ में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। और इसी वजह से इंडिया क्या बन रहा है, इंडिया बन रहा है एक तरह सा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये हो गया आत्मनिर्भर भारत के बारे में। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस के अंदर भी, आत्मनिर्भर भारत के अंदर या इवन इंटरव्यूज़ के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ बात आ जाती है सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड। देखो अगर इंडिया अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है ना, जैसे बोलते नहीं है कि पाँव हमेशा ज़मीन पर रखो
पर सपने देखो उड़ने के, सपने देखो आसमान तक पहुंचने के। वही यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर हमारे रूट्स के साथ हम कनेक्टेड होंगे, बट हमारा जो विजन होगा वो कहीं ना कहीं उड़ने का होगा, फ्लाई हाई करने का होगा, तो हम वर्ल्ड को अलग अलग सोल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं। जैसे आप देखो, हमने वर्ल्ड को योगा दिया, आयुर्वेद, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने वर्ल्ड को प्रोवाइड करी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी चीज़ें अपने अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें, यहाँ पर वर्ल्ड को बहुत सारे सोल्यूशंस में हेल्प कर सकते हैं। इवन क्लाइमेट चेंज के अंदर इंडिया की जैसे अलग अलग चीज़ें होगी, गांधी जी का आइडिया हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आप GS1 के अंदर भी पढ़ते हो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, कई बार ग्लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें एग्जांपल्स की तरह कोट करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया की कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे गई हैं, ये ग्लोबल लेवल की इंडिया में आई हैं। तो इस तरह से इंडिया कैसे कैसे इंटीग्रेट हो रहा है और किस तरह से इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। उसके साथ ही साथ बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर अभी डिस्कस कर रहे थे ना, जय जवान जय किसान। तो किसानों की बात करे बिना देखो इंडिया की बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इंडिया के रिगार्डिंग तो किसानों का इतना बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि हम नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ बढ़ें। आप जानते हो कि आजकल ना हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं फार्मिंग के अंदर, वैसे तो काफ़ी सालों से ही चले आ रहे हैं, हमेशा से ही थे आई मीन, बट कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी जगह तो हमारी जो सॉइल्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा बहुत सारे एरियाज़ में, ठीक है ना। उससे हो क्या रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे आता जा रहा है, ठीक है ना। और आप जानते हो कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस टू पोटेशियम रेशो होनी चाहिए वो 4:2:1 होनी चाहिए। पर हम यूरिया का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रेशो 8:3:1 के आसपास पहुंच गई है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा बट इसके आसपास कहीं ना कहीं पहुंच गई है। ये दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। हमारे अगर एग्रीकल्चर को थोड़ा बेहतर बनाना है तो इन चीज़ों को हटाने के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग हो गया, केमिकल फ्री फार्मिंग, इनकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे ना एक चीज़ और भी पढ़ सकते हो, दैट इज़ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। सुभाष पालेकर जी का आइडिया है, ठीक है, किस तरह से हम जो किसान हैं कम बजट के अंदर भी या जीरो बजट के अंदर भी नेचुरल फार्मिंग बिना इनको यूज़ करे हुए अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी देखो मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। पानी का यूज़ होना चाहिए जुडिशियसली, ठीक है ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी चीज़ें आ रही हैं, सॉरी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ माइक्रो इरीगेशन जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं जब आप मेंस के अपने आंसर्स लिखोगे। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं और ये सारे पॉइंट्स आप देखना, कहीं ना कहीं इस बार के एग्जाम में भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। इसके साथ ही आप जानते हो मिलेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कहीं ना कहीं देखो 2018 में हमने मनाया क्या था, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब 2023 में क्या बनेगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो हमारे जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ताकि जो उनको दिक्कतें आती हैं उसको सॉल्व किया जा पाए। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है आने वाले ईयर्स के अंदर। और अगर देखो अगर हम अपने एग्रीकल्चर की दिक्कतों को सॉल्व कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, जब हम 100 ईयर्स ऑफ मनाएंगे ना, 100 साल मनाएंगे, तो आप देखना कि इंडिया के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे इवन डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भी बोला है कि अगर इंडिया में एग्रीकल्चर ठीक नहीं ना हो पाया तो इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर को अगर हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं ना, तो काफ़ी सारे इंडिया के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है टीम इंडिया के बारे में। टीम इंडिया का क्या मीनिंग कि एक तरह से ना, किस तरह से जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है ना, 75 ईयर्स होने पे किस तरह से अलग अलग चीज़ें हुई, हर घर तिरंगा कैंपेन को हमने करा। तो एक तरह से जो 130 करोड़ 130 करोड़ इंडियंस का जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए एक तरह से हम एक तरह से ना टीम इंडिया की अप्रोच को लेके आएँ, सब मिलजुल कर काम करें। जब एक साथ मिलके आएंगे एक तरह से एक अच्छी एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों की बात करी गई है कि किस तरह से हम एक टीम इंडिया अप्रोच करते हुए आने वाले सालों में काम कर सकते हैं ताकि जो इंडिया का एक विकसित भारत का उद्देश्य है 100 साल होने तक, उसको हम अचीव कर पाएँ, राइट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच में थे। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी एंड डेफिनेटली इसका फ़ायदा तभी है जब आप इन सभी चीज़ों को अपने एग्जाम में भी इंप्लीमेंट कर पाओ, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू के अंदर इन कंपोनेंट्स को आप अपने यूज़ कर पाओ। इसके साथ ही साथ आपको इंटरनलाइज करना है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारे देखो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में नाम लिए, ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट देखो बहुत ही एक बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। कुछ नामों का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। इनफैक्ट जैसे आप जानते हो कि 1947 का एक बार हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट बहुत सारे चैलेंजेस हमने इसके बाद भी फेस करे, जिनमें एक मेजर इशू क्या था, इंटीग्रेशन का, ठीक है। वहाँ पर आप जानते हो किस तरह से
पटेल जी का नाम आ जाता है, ठीक है ना, सरदार पटेल जी का, ठीक है, नेहरू जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, साथ ही साथ मेनन जी का भी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को आज तक जैसा हम आज देख रहे हैं ना उस तरह का बनाने में। तो उन सभी के रोल को आज के दिन आप रिकॉग्नाइज करो, किस तरह से इंडिया को इस विजन को हम और आने वाले टाइम में किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सोचो, ठीक है। आप सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स बनने वाले हो, ठीक है ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड किस तरह से देखो वर्ल्ड आपको ना, पूरा इंडिया आपको एक बहुत ही अच्छी नज़र से देखता है। अच्छी नज़र से किस सेंस में कि उनको एक आपके अंदर एक होप नज़र आती है कि एक बार अगर आप ऑफिसर बनते हो तो डेफिनेटली आप इस डायरेक्शन में काम करने वाले हो। तो अगर आपको इस सारी इश्यूज़ का पता होगा, इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारा विजन होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें पता होंगी कहीं ना कहीं आप उस विजन को अच्छे से करने में, अच्छे से सक्षम वे में, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था उसको करने में और अच्छे से सक्षम हो पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। सो दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।